नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल तो आज सीटेट की प्रैक्टिस के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और डेली आपको प्रैक्टिस अब मिलती ही रहेगी। और अब ऐसा कोई भी दिन नहीं जाएगा जिस दिन आपको प्रैक्टिस नहीं मिलेगी और आपको हिंदी की यानी दोनों पेपरों के लिए प्रैक्टिस मिलती रहेगी। आज ही हमने 2013 का प्रश्न पत्र लिया है और इसके प्रश्नों को देखेंगे और जितने ज़्यादा आप प्रश्न मतलब प्रैक्टिस करोगे उतनी ही सीटेट पर आपकी पकड़ बनती है। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको इसी तरीके से सीटेट की प्रैक्टिस मिलती रहेगी। साथ ही साथ यूपी टेट, सुपर टेट, बीपीएससी की क्लासें भी चैनल पर बिल्कुल फ्री में दी जाती हैं। तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। और आपका जो सीटेट है वो जुलाई में होगा और आपको ये सीटेट मतलब हर हालत में क्लियर करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको अगस्त में 1 लाख पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। बीपीएससी ने अभी से घोषणा कर दी है कि आपकी T4 की परीक्षा अगस्त में होने वाली है और 1 लाख पदों पर आपकी भर्ती होगी। और जब तक आपका सीटेट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हो। इसी भर्ती में क्या आप कोई भी भर्ती हो, चाहे जैसे यूपी में सुपर टेट की भर्ती होती है, केवीएस की है, डीएसएसबी की है आपकी, यानी टीचिंग संबंधी कोई भी भर्ती है, जब तक आपका यानी एस्टेट यानी जिस स्टेट में भर्ती निकली है या तो उस वहाँ का आपका टेट क्लियर होना चाहिए या फिर आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। तो सीटेट एक ऐसा है कि आपका ये पूरे यानी ये केंद्र का है, यानी पूरे भारत में ये मान्य होता है, चाहे कोई सा भी स्टेट हो तो आपको सीटेट अवश्य क्लियर करना है। आप देख पा रहे होंगे कि अभी आपका ये जो मार्च में 71,000 भर्ती आपकी जो निकल रही है बीपीएससी की, तो उसमें जिन लोगों का सीटेट क्लियर हो गया है उन सबको मौका दिया जाएगा। और क्योंकि अपीयरिंग वाले जो जिन्होंने अभी 21 जनवरी को एग्जाम दिया है और जिसमें जो लोग सफल हुए हैं सीटेट में, वो भी इस 71,000 भर्ती में शामिल हो पाएंगे। तो आपको आज से ही अपनी कमर कसनी है, ठीक है, जी तोड़ मेहनत करनी है। और आपके पास अभी 5 महीने पूरे हैं, तो इन 5 महीनों में आप जी जान से जुट जाइएगा सीटेट पास करने के लिए। और चैनल पर भी आपको प्रैक्टिस डेली कराई जाएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थी और जो मैंने आपको दे दी है। अब हम अपने प्रैक्टिस पर आते हैं और इसमें आपके जो पूर्ण पेडागोजी पर आधारित प्रश्न होते हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। पहले हम गद्यांश और पद्यांश को पढ़ के इन्हें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला है आपका, समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। और मैंने आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप गद्यांश या पद्यांश को पढ़ा करें और जहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है, ठीक है, जो भी टॉपिक लगता है या लाइन लगती है उस पर आप अंडरलाइन अवश्य कर लिया करें, क्योंकि आपको प्रश्नों को ढूंढने में यानी आपके जो प्रश्न दिए होते हैं उनके उत्तर ढूंढने में आपको आसानी होती है। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई ये भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को ये नहीं सिखाया जाता है कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को ये भी नहीं सिखाया जाता कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है ये भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसाने की सालाना आज तक कहीं खुली है और न खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। और सीटेट में आपके ये जो गद्यांश पद्यांश हैं ये सेम नहीं आते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाई है तो चाहे आपके पास कोई सा भी गद्यांश हो, कोई सा भी पद्यांश हो यानी कविता हो, आप पूरे के पूरे प्रश्नों को सॉल्व अवश्य करके आते हो, क्योंकि आपको प्रश्न छांटना हम सिखाएंगे। प्रश्न है आपका, लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। तो लेखक मतलब किसका शिक्षण प्राप्त करना सबसे ज़्यादा जरूरी बता रहा है। बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का, अच्छे माता पिता बनने का, छोटे छोटे बच्चों को उच्च विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का या पति पत्नी बनने का। तो इसमें आपके गद्यांश में बात कही गई है कि हमें किसका शिक्षण प्राप्त करना है। तो शिक्षण प्राप्त करना है अच्छे माता पिता बनने का। अगला प्रश्न है,
माता पिता बच्चों को सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? यानी माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त करवाई जा सकें, ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने योग्य बन सकें, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके, बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। अगला प्रश्न है, समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है? आपसे नहीं पूछा है। ज्ञानवान समाज न बन पाने के घोर संकट के प्रति, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति, माता पिता द्वारा बच्चों का पालन पोषण न करने के प्रति, अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है आपका नंबर 2, यानी घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये देखो घर बसाने की शाला न आज तक कहीं खुली है और न खुलती दिखती है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? बच्चों के बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में, माता पिता के शिक्षा स्तर को, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए? तो राइट आंसर है आपका नंबर 4, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। माता पिता शब्द युग्म है, सार्थक शब्द युग्म, निरर्थक, पुनरुक्त या सार्थक निरर्थक शब्द युग्म। तो माता पिता एक आपका सार्थक शब्द है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं, भी शब्द है, क्रिया विशेषण है, संबंधवाचक है, निपात है या क्रिया है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा निपात। आपका ही है, भी है, ठीक है, ये सारे आपके निपात होते हैं, यानी किसी एक शब्द पर आपका बहुत जोर लगा करके हम बात करते हैं, तो वो हमारा निपात होता है। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई ये भी है कि डैश वाक्य के रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द है, ठीक है, ये आप रेखांकित देख सकते हो, सच्चाई। तो सच्चाई का दूसरा समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द आपको देखना है, वास्तविक है, वास्तविकता है, सद्वचन है या सूक्ति है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा वास्तविकता। जैसे हम ये कह सकते हैं कि इसके विपरीत हर घर की दूसरी वास्तविकता ये भी है, यानी सच्चाई के स्थान पर हम वास्तविकता का भी प्रयोग कर सकते हैं। घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है? माता पिता बनने का अर्थ न जानना, दाम्पत्य का अर्थ न जानना, घर बसाने की जल्दी करना, बच्चों के बारे में न जानना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, दाम्पत्य का अर्थ न जानना, यानी ये घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण है कि दाम्पत्य का अर्थ न जानना। अगला प्रश्न देखते हैं, हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है? बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का, बहुत छोटे बच्चे को दुकान पर भेजने का, बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाकर आने का, बच्चों को स्कूल न भेजने का। तो आपने देखा होगा कि यानी 2 से 2.5 साल के बच्चों को ही अब स्कूल भेज दिया जाता है, तो बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में पढ़ाने का। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिएगा। पूछो किसी भाग्यवादी से ये विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा, निज रतन उगल है। वसुधा में आपका पृथ्वी होता है और विधि अंक में भाग्य के अंक होता है, इस तरीके से। तो अब हम प्रश्नों को देखते हैं। कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता? रत्न मिल जाते, पैरों के नीचे वसुधा होती, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती, रत्न स्वयं प्रकाश युक्त हो उठते। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, यानी ये भाग्य ही सब कुछ होता तो धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। अगला प्रश्न है, तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है? रतन, प्रबल, स्वयं, उगल। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा रतन। आप कविता देख सकते हैं, ये देखो रतन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है? वसुंधरा, मही, बारिधि या जलधि। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वसुंधरा, यानी ये पृथ्वी का
वसुधा मिस भी पृथ्वी होती है और वसुंधरा मिस भी वसुंधरा माने भी पृथ्वी होती है। इन दोनों का अर्थ पृथ्वी होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1 वसुंधरा। अगला प्रश्न है, प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है। प्रत्येक, प्रभाव या प्रदेश, प्रसाद, प्रत्येक, प्रपत्र, प्रभाव, प्रदेश और प्रपत्र, प्रत्युत्तर, प्रदेश, प्रपत्र। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि जब भी हम उपसर्ग और प्रत्यय लगाते हैं तो हमें प्रश्नों को तोड़ना होता है। यानी ये जो हमारे वाक्य दिए होते हैं, शब्द दिए होते हैं, उन शब्दों को हमें तोड़ना होता है, संधि करनी होती है। और आपके सीटेट में उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आप चाहे कोई सा भी प्रीवियस ईयर्स का प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिएगा। अभी आप 2023 के भी अगस्त वाला देख लीजिएगा या फिर 2024 का 21 जनवरी वाला देख लीजिएगा। अभी के भी आपका प्रत्यय और उपसर्ग से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो प्रत्यय और उपसर्ग आपको अवश्य आने चाहिए। तो जैसे हम इसमें देखेंगे प्रत्येक में, तो अगर हम प्र को अलग कर देंगे तो फिर पीछे से हमारा ये क्या है कि इसका मतलब कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। प्रदेश में हमारा निकल के आएगा, प्र को हम अलग कर देंगे तो देश हमारा निकल आएगा, लेकिन ये प्रत्येक इसमें भिन्न हो गया। प्रभाव में प्र को अलग करने के बाद भाव हमारा बनता है, लेकिन हमको सारे देखने हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी आपका प्रत्येक आ गया है, इसमें आपका प्रत्युत्तर आ गया है। तो अब आपका बचा कौन सा, नंबर 3। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रभाव, प्रदेश और प्रपत्र, क्योंकि इसमें आपका भाव अलग हो जाएगा, इसमें आपका देश अलग हो जाएगा और इसमें आपका पत्र अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है। तो इसमें बात खंडन की हो रही है, विधि के विधान का, भाग्यवाद का, वसुधा का या रत्नों का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भाग्यवाद का। विधि अंक से तात्पर्य है न्याय अंक, विधाता का लिखा हुआ, भाग्य का लिखा हुआ या न्यायवादी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भाग्य का लिखा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न आपके यहाँ से पूर्ण पेडागोजी पर शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान से वीडियो को अवश्य देखिएगा। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है, सदैव टकराहट से गुजरती है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा समान हो सकती है। ये समान हो भी सकती है और समान नहीं भी हो सकती है। यानी घर की भाषा और विद्यालय की भाषा ये समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है, लेकिन सदैव समान नहीं होती है, सदैव अलग भी नहीं होती है और टकराहट से तो बिल्कुल भी नहीं गुजरती है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपके प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, पाठ्यपुस्तक है, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र है, व्याकरणिक नियमों का स्मरण है, भाषा प्रयोग के अवसर हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, भाषा प्रयोग के अवसर। यानी प्राथमिक स्तर पर आपको बच्चे को सबसे ज़्यादा भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना है। व्याकरण के नियम आपको बिल्कुल भी नहीं मतलब बच्चों को देखना है, और तकनीकी यंत्र की नहीं करना है, और सिर्फ पाठ्य पुस्तकें भी आपको नहीं पढ़ानी है। भाषा प्रयोग के अवसर आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं, चाहे फिर वो आप कैसे भी दे सकते हो। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। शिक्षण की विविध विधियों का संपूर्ण ज्ञान, यानी विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, बाल साहित्य का विविध उपयोग। तो हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, क्योंकि जो बाल साहित्य होता है बच्चे को प्राथमिक स्तर पर आपको बच्चे को भाषा सिखानी है, तो इसमें इसका विविध उपयोग यानी विभिन्न प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, जो बहुत छोटी हो। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। और सीटेट में आपका मेन पॉइंट होता है नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंटों को पहचानना। तो जितने भी टैग वर्ड्स हैं उस पर भी वीडियो आपको मिल चुकी है, आप उसे भी देखें, और आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोज देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। हर कीमत पर आप अपना सीटेट क्लियर करें। जिन लोगों का भी रह गया है, और पता तो सबको चल ही जाता है, या फिर जो भी नए कैंडिडेट हैं, तो आपको सीटेट अवश्य पास करना है। सीटेट की परीक्षा आपकी साल में 2 बार होती है।
तो जुलाई में या अगस्त में आपको सीटेट अवश्य देखने को मिल जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। जहाँ भी बात केवल की आ जाए ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता का विकसित करना, और ये भी आपका केवल आ गए, ये दोनों कट गए। और इसमें दे रहा है कि चित्रांकन क्षमता का, और इसमें रचनात्मकता और मौलिकता, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ने का प्रारंभ कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से, अर्थपूर्ण सामग्री से या वर्णमाला से होना चाहिए। तो बच्चे की जो भी पढ़ने का प्रारंभ है तो ये आपका अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता। भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। भाषा सिर्फ लिखित नहीं होती है, ये लिखित भी होती है, मौखिक भी होती है, सांकेतिक भी होती है। भाषा और बोली में गहरा संबंध होता है। और भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है ऐसा भी नहीं है, हम बिना व्याकरण सीखे हुए भी हम भाषा जानते हैं। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चों को अनुशासित रखना, बच्चों को अभिनय सिखाना। यानी जब भी आप रोल प्ले करवाते हो बच्चों से तो इसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, ये कथन किस पर लागू नहीं होता है? यानी हमारी भाषा है ये हमें हर जगह मिलती है, एकदम से बिखरी हुई, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, देखने में, ठीक है। तो अखबार है, विज्ञापन है, साइन बोर्ड है, साइन बोर्डों पर भी भाषा लिखी होती है, विज्ञापन में भी भाषा का प्रयोग होता है, अखबार में भी होता है, लेकिन इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा भाषा प्रयोगशाला। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उन्हें सख्त निर्देश देंगे। सख्त निर्देश आपको बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देना है। उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, और ध्यान अवश्य देना है बच्चों की त्रुटियों पर। उनसे शब्दों को 20 बार भी नहीं बच्चे को रिपीट कराना है। तो आपको तीनों कट गए, ये तीनों आपके नेगेटिव पॉइंट हो गए। बच्चा आपका नंबर 4। अब इसे भी हम देखते हैं कि इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट है। शब्दों का सही रूप से लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर दें। यानी आपको बच्चे को सही और गलत दोनों शब्दों को लेख करके और उनमें क्या अंतर है ये बच्चे मतलब पहचानने का अवसर आपको अवश्य देना चाहिए। प्रश्न अगला है आपका, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। यानी मौखिक भाषा का आपको सतत आकलन करना है। आकलन कैसा है आपका? सतत है। प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, शब्द पढ़वाना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विभिन्न संदर्भों में बातचीत। यानी जब बच्चा विविध बातचीत करेगा, ठीक है, तो यही आपका मौखिक में सतत आकलन हो जाता है। यानी बच्चे को पता भी नहीं चलता है कि हमारा आकलन हो रहा है, और उनका आकलन हो भी जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। भाषा के व्याकरण का आकलन करना। व्याकरण का आकलन आपको कभी भी नहीं करना है। भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2। यानी भाषा के जो मौखिक और लिखित दोनों रूप हैं उनकी क्षमता का आकलन करना। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना। तो इसमें आपसे नहीं पूछा है, तो बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान आपको रखना है, ये भी आपका राइट हो गया। और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर भी आपको बनाना है। आधुनिक तकनीकी को अभी प्रयोग आप कक्षा में कर सकते हो। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, यानी विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक की भाषा तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो ये तीनों आपके कट जाएंगे क्योंकि ये व्याकरण की बात करते हैं। और तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
बच्चों की घर और समुदाय की भाषा से मिलती-जुलती होनी चाहिए। यानी आपके बच्चों की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं तो उसमें इस तरीके की भाषा होनी चाहिए जो बच्चे उसे समझ सकें और उनके घर की भाषा और उनके जो समुदाय की भाषा से मिलती-जुलती होनी चाहिए। और ये आज आपका लास्ट प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सिखाना, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। तो ये प्रश्न हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं और कमेंट करके आप इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दें कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो मैं आपकी अगली वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगी या फिर मैं आप कमेंट में ही इसका उत्तर पिन कर दूंगी। तो आप इसका उत्तर कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और अपने प्यारे-प्यारे कमेंट अवश्य किया करें। आप बिल्कुल भी हमें सपोर्ट नहीं करते हो, आप भी हमें सपोर्ट किया करें। हम आपकी तैयारी के लिए हरदम तैयार रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को अवश्य कर दिया करें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।